हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस पॉइंट। स्टूडेंट, आज की जो हमारी क्लास है वो एमए के स्टूडेंट के लिए है, फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है और उसी के साथ ये बीए फर्स्ट सेम की 7th यूनिट भी है। तो स्टूडेंट, एक साथ दो दो क्लास का एक ही टॉपिक है और ये आपका फर्स्ट पेपर है एमए वालों का, फर्स्ट सेमेस्टर वालों का, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, इसमें आपकी जो फर्स्ट यूनिट है भारतीय न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय, उसके अधिकार और उसकी वर्तमान में स्थिति, यही यूनिट बीए फर्स्ट सेम की 7th यूनिट है जिसमें आपका भारतीय न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय, उसके अधिकार, उसकी स्थिति है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय की आवश्यकता क्यों पड़ी, उसका क्या महत्व है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना क्यों और कैसे और कब हुई। तो स्टूडेंट, जब प्रारंभ से हम स्वतंत्र हुए, हमारा संविधान का निर्माण हुआ तो हमें न्यायालय की आवश्यकता पड़ी और हम उस आवश्यकता को स्वीकार कर भी चुके थे कि हमें एक न्यायपालिका की आवश्यकता है। आज प्रत्येक सभ्य समाज में स्वतंत्र तथा निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना की जा चुकी है और इसकी हमें आवश्यकता क्यों पड़ी। भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय की आवश्यकता और महत्व का जो स्थान है या उसका जो महत्व है उसे हम किस प्रकार से समझेंगे, नंबर 1 करके समझेंगे कि संविधान का रक्षक। भारत में एक लिखित और कठोर संविधान को अपनाया गया है। हमारा जो संविधान है वो लिखित भी है, कठोर भी है, लचीला भी है। इसके साथ ही संविधान की सर्वोच्चता और उसके संगठन को सबसे ज्यादा महत्वता प्रदान की गई है। संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखने के लिए जब हम किसी संस्था को या किसी संगठन को बनाते हैं तो उसकी सुरक्षा के लिए भी हमें किसी संगठन की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे ही जब हमने संविधान का निर्माण कर दिया, मौलिक अधिकार दिए, ये सब चीजें दी, तो उनके रक्षक के लिए भी किसी की आवश्यकता पड़ी। इसी को मद्देनजर रखते हुए सर्वोच्च न्यायालय का निर्माण किया गया या उसकी हमें आवश्यकता पड़ी। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा संविधान और संविधान के आधिकारिक व्याख्याता या जो कार्य हैं उनकी देखभाल की गई। संसद द्वारा निर्मित एक ऐसी संस्था जो प्रत्येक विधि को अवैध घोषित कर सकती है, यानी कि संसद जो है उसने न्यायपालिका का निर्माण किया है। ठीक है, और उसका काम है कि अपनी शक्ति के आधार पर वह संविधान की रक्षा करे। कौन? न्यायपालिका। उसकी सर्वोच्चता की रक्षा करे। संविधान के संबंध में किसी प्रकार का यदि विवाद होता है या उत्पन्न होता है, संविधान के अधिकारपूर्ण व्याख्या की जाती है। इस प्रकार न्यायालय जो है वो संविधान की रक्षा करता है। लॉर्ड ब्राइस ने कहा है कि किसी शासन की श्रेष्ठता जांचने के लिए उसकी न्याय व्यवस्था के लिए कानून को भंग करने वाले को दंड देने तथा नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए किसी राज्य में न्यायिक संगठन यानी कि न्यायालय की नितांत आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, गार्नर कहते हैं कि न्याय विभाग के अभाव में एक सभ्य राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। ठीक है, इसी वजह से सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। उसके बाद आता है संघात्मक व्यवस्था का रक्षक। संविधान के द्वारा भारत में एक संघात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई जिसके अंतर्गत संविधान द्वारा ही संघीय और राज्य सरकार के बीच शक्ति संतुलन और शक्ति विभाजन किया गया। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय इस शक्ति विभाजन की रक्षा करता है। सर्वोच्च न्यायालय ये जांचता है कि जो केंद्र के द्वारा राज्य को अधिकार और शक्तियां प्रदान की गई हैं वो उचित और अनुचित की रक्षा न्यायालय करता है और संघीय तथा राज्य सरकारों को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कोई कार्य न करने की चेतावनी भी न्यायालय के द्वारा दी जाती है और यदि वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर काम करते हैं तो उन्हें रोका जा सकता है। इसके अलावा संविधान चाहे कितनी ही अधिक स्पष्ट शक्ति विभाजन क्यों न किया जाए, अनेक विषयों पर संघीय तथा राज्य में कभी न कभी दोनों सरकारों के बीच कोई विवाद उत्पन्न हो सकता है या हो जाता है।
तब उसका जो निपटारा होता है वो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही किया जाता है। फिर आता है नंबर 3, मौलिक अधिकारों का रक्षक। जो संविधान में प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उनकी जो रक्षा है, उनका जो रक्षक है, उसकी जो जिम्मेदारी है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही प्रदान की जाती है। यदि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका या कोई भी सत्ता नागरिकों के अधिकारों का हनन करती है तो सर्वोच्च न्यायालय उसमें हस्तक्षेप करता है। अगर कोई भी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन करे या उसमें हस्तक्षेप करे तो सर्वोच्च न्यायालय बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार प्रश्या और उत्प्रेक्षण इनका उपयोग कर सकती है। आपको जब मौलिक अधिकार पढ़ाए जाएंगे तब आपको ये सब जो मैंने अभी शब्द बोले हैं उनका एक एक का अर्थ क्लियर किया जाएगा। अभी हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारा टॉपिक है इस टाइम सर्वोच्च न्यायालय। तो जब ऐसी आवश्यकता हो, जैसी आवश्यकता होगी उस समय पर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा वैसा ही आदेश पारित किया जाएगा। इस प्रकार संविधान के रक्षक, संघात्मक व्यवस्था का रक्षक, मौलिक अधिकारों का रक्षक सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। अब आता है कि सर्वोच्च न्यायालय की रचना या संगठन, कि उसकी रचना और संगठन किस प्रकार हुए हैं। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य 7 न्यायाधीश होंगे, परंतु संसद कानून द्वारा यह संख्या बढ़ाई जा सकती है और सन 1956 में यह संख्या 10 तथा 1960 में बढ़ाकर 13 कर दी गई। सन 1975 में संसद के द्वारा 7 के स्थान पर यह संख्या 17 निर्धारित की गई, अर्थात एक मुख्य न्यायाधीश सहित यह 18 हो सकती है। परंतु सन 2019 में किए गए संशोधन के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के बाद 33 न्यायाधीश होंगे। कुल मिलाकर 34 न्यायाधीश वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय में हैं। संविधान के अनुच्छेद 127 के अनुसार यदि स्थायी न्यायाधीशों का अभाव हो, जो स्थायी मतलब नियुक्त हैं उस टाइम पे, उनका अभाव हो तो राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से मुख्य न्यायाधीश किसी भी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों को तटस्थ के रूप में नियुक्त कर सकता है, यानी कि वहां से उठा करके सीधे वहां पर नियुक्त कर सकता है। अब आता है न्यायाधीशों की योग्यता। न्यायाधीशों की योग्यता आती है अभी हमने क्या बताया था, न्यायाधीशों की संख्या। अब आती है न्यायाधीशों की योग्यता। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में निम्नलिखित योग्यताएं होना नितांत आवश्यक है। नंबर 1, वह भारत का नागरिक हो, वह किसी उच्च न्यायालय अथवा ऐसे 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, किसी उच्च न्यायालय अथवा न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता यानी कि एडवोकेट, वकील के रूप में कार्य कर चुका हो, राष्ट्रपति के विचार के एक पारंगत विधिवेता के रूप में कार्य कर चुका हो, यानी कि राष्ट्रपति के नीचे भी एक वकील की आवश्यकता होती है जो कानून के संबंधी राष्ट्रपति को सलाह देता है, उसके रूप में, और पारंगत हो उसके रूप में कार्य कर चुका हो। ठीक है, ये सब योग्यताएं एक न्यायाधीश में होनी चाहिए। फिर आता है वेतन भत्ते एवं अन्य सुविधाएं। संविधान के अनुच्छेद 125 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को ऐसे वेतन दिए जाएंगे जो संसद विधि द्वारा निर्धारित किए गए हों। ये वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। जो भारतीय जनता कर के रूप में, जो टैक्स के रूप में निधि देती है इस भारत सरकार को, वो क्या कहलाई जाती है, संचित निधि। भारत की संचित निधि से इन लोगों का वेतन दिया जाएगा। किसका? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का। सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बाद उनके वेतन भत्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। सन
98 में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में सुधार किया गया था। अब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 प्रति माह और अन्य न्यायाधीशों को 2,50,000 प्रति माह यानी 2.5 लाख वेतन प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त न्यायाधीशों को निवास स्थान, मासिक भत्ता, यात्रा भत्ता, मनोरंजन भत्ता, स्टाफ कर, सीमित मात्रा में पेट्रोल तथा अन्य कुछ आवश्यक सुविधाएं प्राप्त होती हैं। अब अन्य कुछ आवश्यक सुविधाओं में मतलब है कि अगर न्यायाधीश कहीं जा रहे हैं तो अपने साथ परिवार के किसी एक सदस्य को भी लेकर के जा सकते हैं। उन्हें वाहन, पेट्रोल, ठीक है, मकान और ये सब चीजों की सुविधा सरकार की ओर से प्राप्त होती हैं। न्यायाधीशों के लिए पेंशन व सेवानिवृत्ति वेतन, जिसे ग्रेजुएटी कहते हैं, जो बाद में मिलती की व्यवस्था सर्वप्रथम 1976 में की गई और सन 1998 में उनकी पेंशन, सेवानिवृत्ति वेतन व अन्य सेवा शर्तों में आवश्यक सुधार, जिसे कहते हैं संशोधन किया गया। अब आता है न्यायाधीशों का कार्यकाल। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की अवस्था पूर्ण होने तक अपने पद पर कार्य कर सकते हैं। 65 वर्ष की अवस्था पूर्ण होने के पश्चात उन्हें अवकाश दिया जाएगा। इस अवस्था से पहले भी कोई न्यायाधीश अपनी इच्छा अनुसार यदि राष्ट्रपति को संबोधित करके त्यागपत्र देना चाहे तो दे सकता है। ठीक है, फिर इसमें एक आता है न्यायाधीशों की से पद से हटाना। ठीक है, जिसको कहते हैं महाभियोग प्रक्रिया। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को 65 वर्ष की आयु से पूर्व भी दुराचार, अयोग्यता के कारण पद से पृथक किया जा सकता है। इसके लिए यह विधि है कि संसद के दोनों सदन अपने सदस्यों के बहुमत से या उपस्थित सदस्यों के 2/3 का मतलब होता है कि मान लीजिए सदस्यों की संख्या 16 है। ठीक है, तो 4 सदस्य अगर राष्ट्रपति से ये प्रार्थना करें कि जो अमुक व्यक्ति है यानी कि जो न्यायाधीश है उसे पद से पृथक कर देना चाहिए, वह इस पद के योग्य नहीं है, तो उसे दोनों सदनों में उस प्रस्ताव को पारित किया जाएगा और यदि वह प्रस्ताव पास हो जाता है तो उसे पद से हटा दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन यदि वह दुराचारी सिद्ध नहीं होता है तो उसको इस प्रक्रिया के द्वारा भी पद से हटाना जटिल है। ठीक है, अगर वह दुराचारी नहीं है तो यह हो गई, ये हुई महाभियोग प्रक्रिया। ठीक है, उसके बाद आता है कि उन्मुक्तियां। न्यायाधीश को अपने सभी कार्यों पर निर्णयों के लिए आलोचना से मुक्ति प्रदान की गई है। जब वह कोई भी निर्णय लेता है तो उसकी आलोचना आप नहीं कर सकते। उसके किसी भी निर्णय पर, न्यायाधीश के किसी भी फैसले पर, ठीक है, कोई भी आलोचनात्मक टिप्पणी नहीं की जा सकती। न्यायाधीश पर कोई भी आरोप नहीं लगाया जा सकता कि उन्होंने किसी की प्रेरणा या हितवश या लालच के कारण या विशेष किसी उसके कारण कोई निर्णय दिया है। ऐसा कोई भी जो आरोप है, प्रत्यारोप है, उन पर नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, अब ये बात आती है कि सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है, किंतु राष्ट्रपति के अनुमोदन से भारत का मुख्य न्यायाधीश समय समय पर न्यायालय की बैठक अन्य स्थानों पर भी करता है। हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है वो दिल्ली में स्थित है। ठीक है, अब आती है जो बात आती है वो ये आती है कि न्यायाधीश पर प्रतिबंध क्या क्या है। ठीक है, संविधान में यह निश्चित किया गया है कि जो व्यक्ति भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश रह चुके हैं वे पद से निवृत्ति के बाद भारत में किसी भी न्यायालय या किसी भी अधिकारी के सामने वकालत नहीं करेंगे। यानी कि अगर वहां से सेवानिवृत्त होकर आते हैं तो फिर कहीं वकालत नहीं करेंगे। ये न्यायाधीशों पर भारत सरकार के द्वारा, संसद के द्वारा प्रतिबंध है। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार, शक्तियां व कार्य, ये सारी चीजें आ रही है ना, ये आपकी फर्स्ट यूनिट है।
एमए वालों की, और बीए वालों की ये 7th यूनिट है। ठीक है, अब आता है सर्वोच्च न्यायालय की क्षेत्राधिकार, शक्तियां व कार्य। संविधान के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को बहुत अधिक व्यापक, व्यापक का मतलब होता है बहुत बड़ा, बहुत सारे क्षेत्राधिकार प्रदान किए गए हैं, जिन्हें हम निम्न प्रकार से समझेंगे। पहले आता है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार को 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला है प्रारंभिक एकमेव अधिकार। प्रारंभिक एकमेव अधिकार का जो अर्थ है, जिससे आशय है, ऐसे विवादों से है जिनकी सुनवाई केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय में ही की जा सकती है, या सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही की जा सकती है, उन्हें हम एकमेव क्षेत्राधिकार कहते हैं। वो क्या है कि भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्यों के बीच जो विवाद होगा वो केवल सुप्रीम कोर्ट में ही सुना जाएगा। ठीक है, भारत सरकार, संघ या कोई राज्य या राज्यों तथा एक से अधिक राज्यों के बीच जब विवाद उत्पन्न होगा वो भी सर्वोच्च न्यायालय में ही सुनवाई होगी उसकी। 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच संवैधानिक विषयों के संबंध में अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है उसकी सुनवाई भी सर्वोच्च न्यायालय में होगी। फिर आता है प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार। जो संविधान को के द्वारा मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं उसके संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ उच्च न्यायालय को भी अधिकार प्रदान किए गए हैं। अतः मौलिक अधिकारों का यदि उल्लंघन होता है और उससे संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है, वे चाहें तो पहले किसी राज्य के उच्च न्यायालय में भी उसके प्रति वो कर सकते हैं, या सीधे सर्वोच्च न्यायालय में भी उसके लिए उपस्थित हो सकते हैं। यानी कि मुकदमा पहले राज्य की अदालत में भी डाल सकते हैं और अगर चाहें तो सीधे सुप्रीम कोर्ट में भी डाल सकते हैं। फिर आता है अपीलीय क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय को प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के साथ संविधान ने अपीलीय क्षेत्राधिकार भी प्रदान किए गए हैं। यह भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय। अपीलीय से मतलब है कि जब हमारे साथ कोई केस होता है और हमें रिपोर्ट केस डालना होता है तो पहले हम तहसील में जाते हैं, वहां से फिर वो जिले पे जाता है, जिले से फिर वो हाई कोर्ट जाता है, जब हाई कोर्ट से हमें बात नहीं बनती है तो सुप्रीम कोर्ट जाता है, और सुप्रीम कोर्ट के बाद कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर हम अपील कर सके। तो ये अंतिम अपीलीय न्यायालय या क्षेत्राधिकार भी है। उसे समस्त राज्यों के उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। मान लीजिए इलाहाबाद से कोई केस फाइनल होता है, उस पर कोई फैसला आता है, तो हम सुप्रीम कोर्ट में उसमें जाकर के अपील करते हैं, तो जबकि इलाहाबाद से फैसला हो चुका है लेकिन हम उसके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट को उसके खिलाफ अपील सुनने का अधिकार है। ठीक है, उसे कहते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार। ठीक है, इसको भी 4 भागों में विभाजित किया गया। अपीलीय क्षेत्राधिकार को 4 भागों में विभाजित किया गया है। संवैधानिक, दीवानी, फौजदारी व विशिष्ट। संवैधानिक, दीवानी, फौजदारी व विशिष्ट। संविधान के अनुच्छेद 132 के अनुसार, देखिए ये जो आपको अनुच्छेद है ना, मैं जब संविधान आपको पढ़ाऊंगी उसमें टोटल एक एक अनुच्छेद को बताया जाएगा, लेकिन अभी भी आप ध्यान दें कि कौन सा किस अनुच्छेद में है। संविधान के अनुच्छेद 132 के अनुसार यदि उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि विवाद में संविधान की व्याख्या से संबंधित कानून का कोई सारमय प्रश्न नहीं दिया गया है तो उच्च न्यायालय के निर्णय की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। यदि राज्य के उच्च न्यायालय में ऐसा प्रमाण पत्र देना अस्वीकार कर दिया जाए तो सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार है कि वह ऐसी अपील के लिए अनुमति प्रदान करे। तो स्टूडेंट, हम 1 अक्टूबर से आपके संविधान पर पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे। उसके एक एक अनुच्छेद, जैसे हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, उन पर चर्चा करेंगे, और जो जितने भी संशोधन हुए हैं और अब जितने भी संविधान में नए अनुच्छेद जुड़े हैं उन पर सब पे चर्चा करेंगे और आपको उसे विस्तार से समझाएंगे। Success Point, the way of success. तो स्टूडेंट, दूसरा जो आता है वो आता है दीवानी। इस संबंध में मूल संविधान के अंतर्गत जो व्यवस्थाएं दी गई हैं उसे सन 1972 में हुए संशोधन के 30वें संशोधन द्वारा परिवर्तित कर दिया गया है।
इससे पूर्व यह व्यवस्था थी कि उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय में केवल ऐसे ही दीवानी विवादों को अपील किया जा सकता है जिसमें विवादग्रस्त राशि 20,000 से अधिक हो। यानी कि दीवानी जितने भी केस हैं उन पर जो अपील की जा सकती है सर्वोच्च न्यायालय में, केवल उन्हीं पर जिनकी विवादग्रस्त राशि 20,000 से अधिक हो। फिर आता है फौजदारी। फौजदारी विवादों ने उच्च न्यायालय के निर्णय की अपील निम्न विषयों पर सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। कुछ ऐसे विषय हैं जो फौजदारी मामलों की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय भी कर सकती है। यदि उच्च न्यायालय ने अपील प्रस्तुत होने पर किसी व्यक्ति की उन्मुक्तियों का आदेश रद्द कर उसे मृत्युदंड दे दिया हो, उच्च न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालय से अभियोग विचारार्थ अपने पास मंगाकर अभियुक्त को प्राणदंड दिया हो, अगर उच्च न्यायालय प्रमाणित कर दे कि विवाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विचार के योग्य तो अपील की जा सकती है। ठीक है। फिर आता है विशिष्ट। अनुच्छेद 132 से 134 तक उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की व्यवस्था की गई है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे मामले हैं जो उपयुक्त श्रेणी में नहीं आते, लेकिन जिसमें सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप आवश्यक हो जाता है या हो सकता है। अतः अनुच्छेद 136 द्वारा साधारण कानून से भिन्न अपील संबंधी विशिष्ट अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा गया है। फिर आता है परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार से विभूषित किया है। अनुच्छेद 143 के अनुसार यदि किसी राष्ट्रपति को प्रतीत हो कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न पैदा हुआ है जो सार्वजनिक महत्व का है, तो उस प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श मांग सकता है। इस न्यायालय पर संवैधानिक दृष्टि से ऐसी कोई बाधा नहीं है कि उसे परामर्श देना ही पड़ेगा। देखिए, ये आप ऐसे समझेंगे कि अगर जैसे उच्च न्यायालय ने किसी केस में फांसी की सजा सुनाई है, फिर वो केस जाता है सर्वोच्च न्यायालय, उसमें भी उसी फैसले को बरकरार रखा जाए और फिर उस मृत्युदंड के खिलाफ राष्ट्रपति के पास अपील जाती है। जैसे अपना अभी 2008 में शबनम केस था, उसमें उसको दोनों ही कोर्ट से फांसी की सजा दी गई, लेकिन वो जब राष्ट्रपति के पास गया, लेकिन उसका केस तो कुछ अलग था। लेकिन ऐसा कोई केस हो कि जिसमें एक बार की राष्ट्रपति को भी विचार करने की आवश्यकता पड़े, तो अगर राष्ट्रपति चाहे तो समाज के हित हेतु सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है और उन्हें देना पड़ेगा। नंबर 4 आता है अभिलेख न्यायालय। अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान भी प्रदान किया गया है। अभिलेख का मतलब है कि न्यायालय के अभिलेख सब जगह साक्षी के रूप में स्वीकार किए जाएंगे। अभिलेख होते हैं लिखे हुए, लिखित रूप में एक फाइल होती है। ठीक है। इस न्यायालय के द्वारा न्यायालय अवमानना के लिए दंड दिया जा सकता है। यदि न्यायालय के द्वारा कोई फैसला दिया जाए और उसकी अवमानना या अवहेलना की जाए तो उसके लिए भी दंडित किया जाने की व्यवस्था है। ठीक है। वैसे तो यह बात प्रथम स्थिति में खुद ही मान्य हो जाती है, लेकिन भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय को उसका अवमानना करने वालों को दंड देने की विशिष्ट व्यवस्था की गई है। ठीक है। मौलिक अधिकारों का अभिरक्षक, जैसा कि पहले ही बताया, भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक है। यदि किसी भी प्रकार से किसी भी नागरिक के अधिकारों का हनन होता है तो वो सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जा सकता है। अनुच्छेद 32(1) सर्वोच्च न्यायालय को विशेष रूप से उत्तरदायी ठहराता है कि वह मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए समुचित कार्यवाही करे। आपको एक चीज और बताऊं स्टूडेंट, कि जब आपातकाल लगता है तो सारे जो जितने भी अधिकार और कानून हैं वो स्थगित हो जाते हैं, लेकिन एक अधिकार बहाल रहता है मौलिक अधिकारों में, और वो क्या है? जीवन जीने का अधिकार। उस पर किसी भी सूरत में प्रतिबंध नहीं लग सकता। ठीक है। और मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार प्रशा, उत्प्रेक्षण के लेख जारी उच्च न्यायालय कर सकता है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। किसी व्यक्ति के अधिकारों पर जब अतिक्रमण हो या उनका हनन हो तो सर्वोच्च न्यायालय की शरण वह ले सकता है।
संविधान के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की क्या स्थिति है? संविधान में सर्वोच्च न्यायालय को विशेष अधिकारों से सुसज्जित किया गया है, सुशोभित किया गया है। इतने विस्तृत अधिकार संसार के किसी भी अन्य न्यायालय को प्रदान नहीं किए गए हैं जितने अधिकार भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान किए गए हैं। ठीक है, वह भारतीय संसद या भारत संघ में सम्मिलित राज्यों के विधानमंडलों द्वारा निर्मित विधि को अवैधानिक भी घोषित कर सकता है। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय संसद द्वारा कोई यदि कानून पारित किया जाता है और वह समाज या जनता के हित में नहीं है तो उन्हें अवैधानिक घोषित कर सकता है और उसका यह निर्णय अंतिम होगा। संविधान के संबंध में उसका निर्णय ही अंतिम है। उसके द्वारा बनाए गए नियम विधियां भारत के क्षेत्र में या समस्त न्यायालयों में मान्य होंगी। वह नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए विभिन्न प्रकार के आदेश लेख जारी कर सकता है। उसको प्रारंभिक अधिकारों के साथ साथ अपीलीय संबंधी अधिकार भी प्रदान किए गए। मंत्रणा संबंधी नागरिक पुनरावलोकन के भी अधिकार उसे प्रदान किए गए हैं। यानी कि वह किसी विषय पर फिर से विचार कर सकता है, जिसे कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। उसको अपने निर्णय पर भी पुनः विचार करने का, मान लीजिए एक बार कोई निर्णय ले लिया गया और लगता है कि ये जो निर्णय दिया गया है वो उस व्यक्ति के हित में नहीं है, जिसके व्यक्ति के खिलाफ ही मुकदमा चल रहा था या संस्था के, तो उस पर फिर से एक बार पुनर्विचार किया जा सकता है। यह अधिकार भी उसको प्राप्त है। यह कार्यकारिणी और विधानमंडल से पूर्णतः स्वतंत्र है और उसकी तानाशाही की शक्तियों पर रोक लगाती है। वह किसी भी सरकार को, संसद को तानाशाह होने से रोकती है। यह अधिकार भी भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। ठीक है, फिर आता है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायिक समीक्षा। ठीक है ना, ये आता है संविधान के अनुच्छेद 131 और 32 द्वारा भारत की सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है। मौलिक अधिकारों की रक्षा का भार सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा गया है। ठीक है, और राज्यों के विधानमंडलों के राज्यों के संबंध में कोई मौलिक अधिकार, कोई कानून बनाना हो या मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई राज्य कोई ऐसा कानून बनाता है तो उसको उच्च न्यायालय राज्यों के कानून और सर्वोच्च न्यायालय केंद्र राज्य दोनों कानूनों को वह अवैध घोषित कर सकती है। यानी कि राज्य या केंद्र कोई ऐसा कानून बनाए जो जनता के मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है तो सर्वोच्च न्यायालय उसे अवैध घोषित कर सकती है। परंतु भारत में न्यायिक समीक्षा का अधिकार असीमित नहीं है। भारत का संविधान अमेरिका के संविधान की तरह कठोर नहीं है जिसको सर्वोच्च, इसके फलस्वरूप केंद्रीय सरकार यदि किसी ऐसे कानून को देश के लिए हितकर समझती है जिसको सर्वोच्च न्यायालय ने अवैध घोषित कर दिया है तो वो संविधान में सरलता से आवश्यक संशोधन कर सकती है और उस कानून को वैध कर सकती है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई मांग उठ रही होती है और वो हमारे संविधान में ऐसा कोई कानून नहीं है तो उस पर विचार करके कोई कानून बनाया जा सकता है। ठीक है, इसी प्रकार से संविधान में कई प्रकार के संशोधन किए गए हैं। जैसे 1950 में गोपाल बनाम मद्रास चेन्नई राज्य का केस में कहा था कि भारत में न्यायपालिका की स्थिति इंग्लैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यायों से के कुछ बीच की है। हमारा संविधान अंग्रेजी संविधान के विरुद्ध विधायी अधिकारों या न्यायालय की सर्वोपरिता को मानता है, परंतु यह सर्वोपरिता अति सीमित है क्योंकि यह उसी क्षेत्र तक सीमित है जहां पर कि विधानमंडलों की विधायनी शक्तियों पर संवैधानिक सीमाएं लगी हैं। परंतु अमेरिका के संविधान के प्रतिकूल अधिकारों पर सभी बातों में हमारा संविधान न्यायालय की सर्वोपरिता स्वीकार नहीं करता क्योंकि संवैधानिक सीमाओं के प्रतिबंध क्षेत्र के बाहर संसद और राज्य विधानमंडल अपने अपने विधायनी क्षेत्रों में सर्वोपरि हैं और उसे अधिक व्यापक क्षेत्र में सर्वोच्च न्यायालय की भांति महत्वपूर्ण भाग प्राप्त नहीं है। इसी अवसर पर मुख्य न्यायाधीश केनिया ने कहा था कि सर्वोच्च न्यायालय कार्यपालिका की ज्यादतियों से नागरिकों की रक्षा कर सकता है परंतु संसद की ज्यादतियों से नहीं, यदि वह संवैधानिक सीमाओं में रहकर कानून बनाती है। ठीक है, तो जितना भी हमने ये अभी तक पढ़ा उससे स्पष्ट होता है कि भारत में न्यायिक समीक्षा का क्षेत्र अमेरिका की तुलना में बहुत सीमित है। अब आता है सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता।
सर्वोच्च न्यायालय तभी स्वतंत्रता पूर्वक कार्य कर सकता है जबकि कार्यपालिका के दबाव से मुक्त रहे। आपको वर्तमान समय में क्या लगता है? स्टूडेंट मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है कि हमारी न्यायपालिका इस टाइम स्वतंत्र रूप से कार्य कर रही है या किसी दबाव में कार्य कर रही है? आप मुझे जरूर से कमेंट करके बताएं, क्योंकि मुझे आपके जवाब की का इंतजार रहेगा। मैं जानना चाहूंगी कि मेरे जो युवा वर्ग है वो किस प्रकार से सोचता है, किस प्रकार से आज की भारतीय राजनीति को देख रहा है। सर्वोच्च न्यायालय को कार्यपालिका के दबाव से मुक्त करने के लिए संविधान में निम्नलिखित व्यवस्थाएं की गई है। न्यायाधीशों का वेतन संविधान द्वारा निर्धारित है। संसद को उनके वेतन तथा भत्तों में कटौती करने का कोई अधिकार नहीं है। न्यायाधीशों को मनमाने ढंग से अपदस्थ करने या उन्हें उन पद पर लाने, नियुक्त करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उसका कार्यकाल संविधान द्वारा सुरक्षित है। उन्हें महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है और महाभियोग की प्रक्रिया अत्यंत जटिल है। संसद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के किसी ऐसे कार्य पर विचार नहीं कर सकती जिन्हें उन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए किया हो। अवकाश ग्रहण करने के पश्चात न्यायाधीशों को किसी भी न्यायालय में वकालत करने का अधिकार नहीं दिया गया है जिससे उसके सम्मुख कोई प्रलोभन न हो और वे स्वतंत्रता पूर्वक और निष्पक्ष न्याय कर सके। तो स्टूडेंट, ये जो हमने आपको बताया था, सर्वोच्च न्यायालय बताया था, उसकी स्वतंत्रताएं बताई थी, उसके कार्य बताए थे। स्टूडेंट, आप अब अगली क्लास में अगली यूनिट पढ़ेंगे। अगली यूनिट में होगा हमारा हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे और मुख्यमंत्री और जितनी भी उसमें सेकंड यूनिट में होंगे वो पढ़ेंगे। अगर इसके बाद भी स्टूडेंट कोई डाउट रहा है तो मुझे कमेंट्स के द्वारा बताएं, और तब तक के लिए स्टूडेंट बाय।